आगे देखो, लिखेंगे चूंकि Q is midpoint of AC। अगर ऐसा है therefore AQ is equal to QC implies that AQ is equal to QC गुने 1। मैंने बोला ना किसी राशि में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 1 से डिवाइड कर दोगे तो उस राशि के वैल्यूएशन में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। implies that AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। इस केस का नाम केस नंबर सेकंड दे दोगे। अब जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों केसेज का राइट साइड इक्वल है। बताओ पहला केस का राइट साइड वैल्यूएशन 1, दूसरा केस का राइट साइड का भी वैल्यूएशन 1। इसका मतलब कि दोनों केसेज का राइट साइड इक्वल है। स्वाभाविक है, दोनों केसेज का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा ना। तो यह बात लिखोगे, क्या लिखोगे? तो लिखोगे फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ये दोनों केसेज के आधार पर LHS RHS of both cases are equal, then LHS are also equal। जब RHS इक्वल है दोनों केसेज का, वाकई RHS इक्वल है ना। जब RHS इक्वल है तो LHS स्वाभाविक है इक्वल होगा। जब LHS इक्वल होगा therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC होगा। अब जरा देखो, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC पता है किस थ्योरम का गिवन था? जवाब दो आप, किस थ्योरम का गिवन था यह? तो जवाब में तुम यही दोगे, यह कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम का गिवन था। कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम का गिवन में यही बात तो थी, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही बात न कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम के गिवन में था। और फेज थ्योरम का जो कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम का गिवन में AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और उसमें सत्यापित किया क्या किए थे? सत्यापित किए थे PQ पैरेलल टू BC। तो जब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC का रिलेशन ये दोनों केसेज के कंपैरिजन में आपको प्राप्त हुआ है, तो यहां दे दोगे देन फ्रॉम कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम। इतना के बाद लिखोगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC के बाद लिखोगे देन फ्रॉम कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से
बताओ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स में तुमने क्या साबित किया था? देन फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम साबित किया था PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, यही साबित किया था ना? आ गया ना? यह क्यों आ गया? क्योंकि ये दोनों केसेज के कंपैरिजन में आपने वैसे रिजल्ट को हासिल किया जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का गिवन था। तो जब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का गिवन आपने हासिल ही कर लिया तो वहां जो सत्यापित किए थे उस सत्यापन को तो इसका हवाला देते हुए मींस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का हवाला देते हुए उसके सत्यापन को यानी उसके जो टू प्रूव दैट में था उसे तो लिखा जा सकता है। इसीलिए ना मैंने यहां PQ पैरेलल टू BC लिख दिया और लास्ट में यह वाकई अच्छा लगे उसके लिए लिख दोगे हेंस मिड पॉइंट ए लाइन, हाँ लिख दोगे ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoint, joining the midpoint, joining the midpoint of two sides, two sides are parallel to, are parallel to third side, are parallel to third side। और यहीं पर लास्ट में आप प्रूव्ड लिखते हुए इस थ्योरम के सत्यापन का अंत करोगे। तो बताओ इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम जो 10th क्लास में पढ़ना है उसको आप वाकई प्रूफ कर लोगे? बताओ कर लोगे ना? वाकई कर लोगे ना बेटा? हो जाएगा ना तुमसे? मुझे भरोसा है वाकई तुम इस काम को पूरा कर लोगे। कर लोगे ना? इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 7 जहां ज्योमेट्री की शुरुआत होती है उस 7 नंबर चैप्टर में मात्र एक ही थ्योरम शेष रह गए हैं और वह थ्योरम बच गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को ही सत्यापित करने वाला हूं, लेकिन अभी तक जितना भी सत्यापन मैंने किया वो सब को फेयर कॉपी में कलेक्ट करके रखोगे ताकि जब भी मैं फेयर कॉपी चेक करवाने के लिए मंगवाऊं तो ये सारा कुछ होना चाहिए। ऐसे तुम पर भरोसा करूं, आप निश्चित रूप से इस काम को कर लोगे? कर लोगे ना?